हेलो प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो? आई होप बहुत अच्छे होंगे। आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो जैसे एक दमदार क्लास है, सभी प्यारे बच्चों जल्दी जल्दी से जुड़ जाएंगे और जल्दी से बताएंगे कि ये मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। मैं आपको पहले बता देता हूं कि आज हम लेकर के आए हैं डायग्राम पे क्वेश्चन, और आपको बता दूं कि 2024 के एग्ज़ाम में यही सारे के सारे डायग्राम आने वाले हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, सभी लोग सज्ज हो जाओ, तैयार हो जाओ और स्क्रीनशॉट लेते जाना। कौन कौन से डायग्राम आपके बायोलॉजी में पूछा जाएगा, इस पर मैं सभी को बता देता हूँ। यही डायग्राम आएगा, 100% यही आएगा। आपको बस घर में अभ्यास करना होगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास को। भाई साहब, तो ऑडियो वीडियो एकदम क्लियर है, सब सुनाई दे रहा है क्या? ये डायग्राम दिखाई दे रहा है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी लोग जल्दी जल्दी से आ जाएंगे और क्लास को एक बार शेयर कर देंगे। फाइनल। चलिए, तो हम आपको बता दें। तो पहला देखिए, यहाँ पे एक बात समझिएगा। पहला कि ये डायग्राम पहला आएगा मानव के अंडाणु की संरचना। ये अब इसमें भाई साहब आपको कुछ करना नहीं है। क्यों नहीं करना है प्यारे विद्यार्थियों? क्योंकि इसमें आपको 2-3 चीज़ आपको बहुत ध्यान से समझना होगा। और सर, वो 2-3 चीज़ कौन सी होती है? मतलब ये कि 2-3 चीज़ आपको इस पे देखना पड़ेगा मानव अंडाणु की संरचना पर, कि इसमें आपको कोरोना रेडिएटा, ये देखो कोरोना रेडिएटा आपको देखना पड़ेगा, ज़ोना पेलुसिडा, और इसके अंदर कोशिका द्रव केंद्रक, ठीक है। आप इतने ही बता देंगे। पीतक कला, तो आपको सबसे पहले तो इसके सबसे ऊपर वाला भाग कोरोना रेडिएटा का याद करना है, ठीक है, ये वाले पार्ट को। तो ये डायग्राम कई बार पूछा गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2009 में का ये क्वेश्चन था, तो इसको आप कर लेंगे। चलिए, 2008 में क्वेश्चन आया था अंडाशय के अनुप्रस्थ काट का चित्र। भाई साहब, इसमें देखिए बहुत सारा इसमें लिखा है। आपको बहुत सारी चीज़ को नहीं बनाना है, बस ध्यान देना है कि हमें बनाना क्या है। परीक्षा में 2-3 आपको डायग्राम जरूर आएगा। देखो एक तो केवल डायग्राम पूछता है, प्लस कभी कभी ऐसा होता है क्वेश्चन जो 5 नंबर का होता है कि संचित्र वर्णन कीजिए। तो चित्र सहित व्याख्या करने के लिए प्यारे बच्चों, चुन्नू मुन्नू, आपको डायग्राम तो पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो चलिए हमारे साथ, आगे पता हो जाएगा आपको कि कौन सा डायग्राम 5 नंबर में संचित्र वर्णन करने के लिए आता है, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे देखिए अनुप्रस्थ काट का चित्र है, और इस अंडाशय के अनुप्रस्थ काट के चित्र में बच्चों आपको बहुत कुछ नहीं बनाना है। यहाँ पे 3 चीज़ ध्यान देना है। पहले तो ये बना देना है प्राथमिक पुटक। भाई साहब बस हो गया, ठीक है। प्राथमिक पुटक के बाद आपको बताना है कि पुटिकाएँ बन जाती हैं, ये यहाँ तक ले जाओ, हटिया। फिर इसके बाद देखो, साथ ही साथ इसके बाद हम लोग कहेंगे कि इसके बाद हम लोग क्या बता सकते हैं। कहाँ गया यार, ये आया, ठीक है। तो प्राथमिक पुटक को आपको पहले बताना है, फिर ये 2 स्ट्रक्चर बना देना पुटक का, ठीक है। फिर इसके पुटक की वृद्धि करते हुए इसको बता देना है, तीसरा। और फिर इसके बाद ये संरचना और ग्राफिन फॉलिकल तक आ जाना है, ठीक। ग्राफिन फॉलिकल यहाँ तक बना देना है। इसके बाद यहाँ से ओवम का विमोचन करा देना है, ओवम निकल जाएगा अंडाणु, ठीक है। और फिर ये बनाएगा कार्पस लूटियम। चाहे इसको बना दो चाहे इसको बना दो, एक बनाना है। तो आपको ज़्यादा नहीं बनाना है, इस डायग्राम को, इस डायग्राम को, इसको और इसको 4 डायग्राम बनाना है। इसमें बहुत सारे जो चीज़ लिखा है उस पे भी आपको ध्यान नहीं देना है। एक डायग्राम ऐसे बनाना है, ओवरी के अनुप्रस्थ काट का चित्र, इसी में 2-3 स्ट्रक्चर बनाना है, उसका नाम लिख देना है। फाइनल। चलो, एकदम सिंपल, अभ्यास करना आ जाएगा। नर जनन तंत्र का चित्र। भाई साहब, नर जनन तंत्र का चित्र। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछता है, यहाँ पे देखना है सभी प्यारे बच्चे। 2006 का क्वेश्चन है, एक बार अभी फिर आया है। 15 में 20 पूछा था, ठीक है। और फिर इसके बाद 17 में भी पूछा था, जिसमें अभी इसमें मेंशन नहीं है।
और आगे चलिए, तो नर जनन तंत्र में एक क्वेश्चन भयंकर पूछता है, और वो क्वेश्चन कौन सा है इस पर आपको ध्यान देना है। वो क्वेश्चन क्या है, इस पर ध्यान दोगे तो आपको एकदम एग्जैक्ट पता हो जाएगा। देखो, इसमें 5 नंबर में जब नर जनन तंत्र का वर्णन पूछता है तो संचित्र वर्णन करने के लिए पूछता है, ठीक है। तो नर जनन तंत्र का चित्र आप घर में एक बार ड्रा कर लेंगे, आराम से आ जाएगा। और इसमें कुछ नहीं है, ये विषण बताना है, इस विषण वाले पार्ट, ये विषण है, ठीक है। विषण बताना है भाई साहब, विषण कहाँ गया ये, ठीक है। ये वाला पार्ट को आपको बता देना है कि ये विषण होता है, और विषण से ये आगे की ओर जो जाने वाली नलिकाएं हैं वो शुक्रवाहिनियां हैं, और शुक्रवाहिनियों से आपको बताना है कि शुक्राशय होता है। फिर प्रोस्टेट ग्लैंड को आपको दिखा देना है, ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड। फिर आगे ये सीसन मार्ग से चला जाता है। बस हो गया, बहुत इजी है। अब 5 नंबर पे इस पर ध्यान देखें, 5 नंबर की क्वेश्चन आता है, 5 नंबर में पूछता है। फिर दूसरा क्वेश्चन आता है स्त्री जनन तंत्र का आरेख चित्र। भाई साहब देख लो, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, इस पर भी आप ध्यान देंगे, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो स्त्री जनन तंत्र में आंतरिक, ये आंतरिक संरचना है, आंतरिक संरचना पे आपको ध्यान देना, आंतरिक संरचना। अच्छा, कभी कभी जो है इस पे जो ओवरी है ना, ये वाला पार्ट ओवरी, यहाँ पे देखो, इस पे ये ओवरी में बहुत सारे क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। ओवरी से कौन कौन सा क्वेश्चन पूछता है, जैसे ओवरी से निकलने वाला हार्मोन्स, इसमें हार्मोन्स कभी कभी पूछता है, ओवरी से निकलने वाला हार्मोन्स। तो 2 हार्मोन्स आपको याद होगा, एक है एस्ट्रोजन ना, एस्ट्रोजन, और दूसरा जो होता है वो होता है प्रोजेस्टेरॉन, है ना भैया। प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन 2 हार्मोन्स याद रखना। अब देखो, ओवम का विमोचन करता है, ये कीप उसको पकड़ता है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो पार्ट होता है इसे फैलोपियन ट्यूब कहते हैं, यहाँ से यहाँ तक के पार्ट को, ठीक है, जो 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है, सबको पता है। ये फैलोपियन ट्यूब हुआ। अच्छा, प्रत्येक एक महीने इधर से ओवम निकलता है, तो दूसरे महीने इस वाले पार्ट से ओवम निकलता है, दूसरे वाले से, ठीक है। ये वाला जो बीच का पार्ट है ये पूरा गर्भाशय बोलते हैं, और गर्भाशय 3 लेयर में होती है। कितनी लेयर में? 3 लेयर में। तो इसमें देखिए, एक अंतःगर्भाशय और मध्य गर्भाशय है, लेकिन ये सबसे बाहरी वाला जिसे हम लोग जो है परिगर्भाशय के नाम से जानते हैं। अच्छा, इसमें 2 क्वेश्चन यहाँ पे आपको ज़रूर याद होना चाहिए कि जो अंतःगर्भाशय होती है वो क्या काम करती है, और मध्य स्तर जो होती है वो कहाँ काम करती है। तो जो इंडोमेट्रियम, इसे इंग्लिश में बोलते हैं इंडोमेट्रियम, तो अंतःगर्भाशय मेस्टुलेशन यानी मेस्चुअल साइकिल के समय, यानी स्त्रियों में ब्लीडिंग के समय ये प्रत्येक महीने चेंज होती रहती है। मध्य स्तर वाला जो है ये बच्चे को जन्म के समय सहायता करती है, अर्थात ये वाला पार्ट जो होता है पूरा, जो सबसे ज़्यादा ब्रॉड होता है, ये बच्चे को, यहाँ पे बच्चे शिशु होता है तो इसको पुश करके आगे धकेलने में काम करती है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो ये आपको एक नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे मैं बता दिया, ये डायग्राम आपको याद होना चाहिए। तो डायग्राम का एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना, आराम से बना लेना, आराम से, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन आपके सामने उपस्थित है, ये क्वेश्चन कई बार आपके सामने पूछे जाने वाला उपस्थित है। शुक्राणु की संरचना, शुक्राणु की संरचना देखिए 2011 और 9 दोनों में पूछा गया था। तो शुक्राणु की संरचना से क्वेश्चन भी बनता है और इस पे क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो संरचना देखिए यहाँ पे आपको बहुत सिंपल से पता होना चाहिए कि इसका जो होता है ये यहाँ से यहाँ तक के पार्ट को शीर्ष हेड बोलते हैं। हेड के ऊपर एक कैप नुमा संरचना, टोपी नुमा संरचना होती है जिसे एक्रोसोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्रोसोम, या हिंदी में बोले अग्रपिंड, ठीक है। एक चीज़ और यहाँ पे समझिए, इसमें एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है हाइलूरोनिडेज, ठीक है भाई साहब, हाइलूरोनिडेज एंजाइम होता है। यहाँ पे एंजाइम होता है, एंजाइम हाइलूरोनिडेज एंजाइम भरा होता है जो भेदने का काम करता है। किसको भेदने का काम करता है? यानी पेलुसिडा को तोड़ने का काम करता है। किसके? तो आप कहेंगे किसके? ओवम के, यानी अंडाणु के, ठीक है। तो इसमें हाइलूरोनिडेज एंजाइम होता है इस वाले पार्ट पर, ठीक है, एक्रोसोम पर। यहाँ पर केंद्रक होता है, न्यूक्लियस होता है,
ठीक है। अब यहाँ पे इसमें देखो क्रोमोसोम में कितने कितने क्रोमोसोम होते हैं, सॉरी केंद्रक में कितने क्रोमोसोम होते हैं, तो 23 क्रोमोसोम। कभी कभी ये क्वेश्चन भी पूछ लेता है। आगे चलिए, ये ग्रीवा होता है, ये यहाँ से लेकर के ये वाला भाग मध्य खंड या मध्य मिडिल पीस होता है। इसमें सबसे बड़ी चीज़ जो होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा काम करता है, इसको एनर्जी देता है। और फिर अगला जो पार्ट है इसका टेल, पूंछ, ये इसको चलाने का काम करता है। ये वाला पूंछ जो होता है इसको लोकोमोशन यानी चलने का, गमन करने का काम करता है। गमन मतलब क्या होता है, गमन का मतलब है एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना, उसे हम कहते हैं गमन। लोकोमोशन, प्लेस चेंज करता है, ठीक है। तो ऐसे इसको बना लेंगे आसानी से, एकदम आसान चित्र है। दूसरा देखिए, वाह कितना सिंपल, सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला जो आपके सामने उपस्थित है, पराग कोश का अनुप्रस्थ काट का चित्र, ठीक है। तो यहाँ पे 2 होगा, 2 चित्र यहाँ पे पूछता है। पराग कोश के अनुप्रस्थ काट का चित्र में 2, एक परिपक्व का एक अपरिपक्व का। तो देखो ये अपरिपक्व का डायग्राम है, ठीक है। और इसमें इसको आपको बनाना होगा, अपरिपक्व का है। अपरिपक्व में आपको क्या याद रखना है, ये तो है संवाहन पुल, जाइलम और फ्लोएम यहाँ पे पाया जाता है बीच वाले में। अब देखो ये 1 2 3 4, यहाँ पे 4 जो है ना परागधानियाँ होती है भाई साहब, ठीक है। क्या होती है, परागधानियाँ 4। और ये देखो सबसे ऊपर बाह्य त्वचा एपिडर्मिस होती है, फिर उसके बाद दूसरा होता है मिडिल, ठीक है, मध्य परत, फिर टैपिटम, टैपिटम, ठीक है, टैपिटम होता है। अच्छा, ये दोनों का एक काम होता है पोषण देना। क्या करना, पोषण देना। किसको, इसके बीच वाली कोशिका यानी लघु बीजाणु मात्र कोशिका को न्यूट्रिशन, पोषण देना। पक्का ना, एकदम सही सर। अब हम आगे चलते हैं। तो ये अपरिपक्व है, तो यहाँ पे अपरिपक्व वाले को याद रखना, ठीक है, कि इसमें इसका काम पोषण देना होता है, ठीक है। ये यहाँ पे ये डायग्राम आता है। देखो अगर आप डायग्राम बनाओगे तो सबसे ज़्यादा डायग्राम देखो वहाँ पे 11 में आया था, 16 में, 18 में, 17 में, 10 में, 15 में। तो इन दोनों चित्रों से एक न एक जरूर पूछा जाएगा। पहली बात ये तो अपने दिमाग में सोच लो, ठीक है, कितनी बार पूछा गया, हर बार। अच्छा, 5 नंबर के साथ भी ये क्वेश्चन पूछ सकता है प्यारे बच्चों। ऐसा क्यों, क्योंकि अगर ये पूछ लिया कि लघु बीजाणु जनन का संचित्र वर्णन कीजिए, और तुम्हें 5 नंबर में ऐसे पूछे, तो 5 नंबर में जब ये क्वेश्चन आएगा तो आपको तो पूरा का पूरा जवाब देना पड़ जाएगा, है ना। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। तो देखिए, पराग कोश के अनुप्रस्थ काट का स्फुटन के बाद के चित्र है। स्फुटन के बाद ये चित्र क्या कहलाता है, तो ये इसमें देखिए 2 चीज़ आपको देखने को मिलेगा कि वो हट चुका है। 2 चित्र कौन कौन सा है, तो मिडिल पीस वाला है, ठीक है, एक मिडिल पीस है, और दूसरा जो है वो है, तो दूसरा इसमें कौन सा आएगा, इसको आपको ध्यान देना। देखो इसमें जो अभी हमने पहले वाले में बताया कि देखो इसमें 2 यानी मध्य परत और टैपिटम, ये 2 परत आपको दिखाई नहीं देगी परिपक्व वाले में, अर्थात वो न्यूट्रिशन दे देते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि अब पराग कोश, पराग जो कोश है उसमें जब ये पराग कण बन चुका है, ये जो छोटे छोटे आपको दिख रहे हैं ये सब पराग कण है, ठीक है, पराग कण बन चुका है। और इसमें 2 लेयर नहीं दिखाई देगी, ठीक है, 2 लेयर आपको नहीं दिखाई देगी, जबकि देखो 2 लेयर आपको स्पष्ट दिखाई दे रही है, बाह्य त्वचा और पराग कोश भित्ति, 2 चीज़ दिखाई देती, 2 लेयर इसको न्यूट्रिशन दे देती है। तो ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम आराम से बना लेंगे और प्यार से बना लेंगे। और दूसरा ये हर एक डायग्राम को बनाते समय आपको कलर पेंसिल का इस्तेमाल कर सकते हैं, कलर पेंसिल का इस्तेमाल कर लेंगे एग्जाम में तो अति सुंदर दिखाई देगा डायग्राम। चलिए, ये देखो कई बार पूछे जाने वाला फिर आपके सामने उपस्थित है, बीजांड की संरचना, ओविल की संरचना। अच्छा, इसमें ओविल में 2 क्वेश्चन आता है, एक आता है एनाट्रोपस, ठीक है, और दूसरा आता है आर्थ्रोट्रोपस, ठीक है, आर्थ्रोट्रोपस। 2 क्वेश्चन एनाट्रोपस और आर्थ्रोट्रोपस डायग्राम पर
बीजांड की संरचना में आता है। देखो कई बार पूछा गया है, एकदम आराम से बनाएंगे 100%। यही जितना भी चित्र बता रहा हूँ उसी में से क्वेश्चन आएगा, उससे परे नहीं आएगा, कभी नहीं आ सकता है, ठीक है। बस इतने डायग्राम आपको याद करना है। तो देखिए चलिए ये बीजांड की संरचना हम लोग देखते हैं। इसमें देखिए कितना सिंपल है भाई साहब बनाने में। मैंने यहाँ से उठाया, ऐसे चीक से ऐसे कर दिया, यहाँ ले गया, ऐसे किया, ऐसे ही आ गया, डबल कर दिया। तो जहाँ से दोनों लेयर निकली है ना, अगर मैं इसको हटाऊं तो देखो इस वाले भाग से दोनों लेयर यहाँ से निकल गई है, ये देखो ये वाली। तो इस भाग को निभाग बोलते हैं, ठीक है। दूसरा यहाँ पे देखो कि ये जो लेयर है, यहाँ पे देखो ये जो लेयर है यहाँ पे खुला हुआ है, तो इसे बीजांड द्वार बोलते हैं। जहाँ पे खुला है, देखो ये खुला वाला पार्ट है, ठीक है। चलो तो और ये वाले भाग को बीजांड वृत्त बोलते हैं। ये वाला भाग बीजांड वृत्त होता है, इस पे ध्यान देना। यहाँ बीजांड वृत्त और जो यहाँ का पार्ट होता है इसे क्या बोलते हैं, नाभिका बोलते हैं। नाभिका, ये बार बार क्वेश्चन पूछा गया। ये पूरा का पूरा जो अंदर वाला भाग है इसे बीजांड काय बोलते हैं। देखो बीजांड काय के ही अंदर क्या होता है, ये पूरा का पूरा जो पार्ट है इसे भ्रूण कोश बोलते हैं। भ्रूण कोश, भ्रूण कोश में बहुत सारी संरचनाएं होती हैं, वो अलग डायग्राम है। इसको बाहर निकाल करके आप इस पे बता सकते हैं कि ऊपर 3 कोश का, नीचे 3 कोश का, ठीक है, और बीच में द्विध्रुवी कोश का होता है, उसको अलग से बता सकते हैं। चलिए अगला देखिए, पराग कोश का अंकुरण का पराग नली का विकास। ये देखो ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। पराग कण का अंकुरण तथा पराग नली का विकास का चित्र। तो इस पे भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे, बहुत सिंपल है, एकदम सिंपल है भाई साहब। पराग कण का आपका ये डायग्राम पहला वाला दिया गया है कि इसमें बाह्य चोल होता है, अंतःचोल होता है, कोश का द्रव होता है, केंद्रक होता है, जनन छिद्र होता है, फिर ये जर्मिनेट जनन कोश का, फिर आगे बढ़ता हुआ ये चला जाता है। तो अंकुरित वाले भाग में परिवर्तन होता चला जाता है और फिर ये एक बीज का अंकुरण बन जाता है। तो इस डायग्राम को आप लोग बना लेंगे और लास्ट में ये अंकुरित वाला भाग यानी पराग नलिका निकाल करके इसको आपको बताना होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गुरु बीजाणुओं का निर्माण। बच्चों ध्यान से आप देखेंगे इस डायग्राम को, तो एक डायग्राम आपको कुछ सिखा रहा है। क्या सिखा रहा है, ये 5 नंबर का क्वेश्चन आपके पास आएगा, ठीक है, कि गुरु बीजाणु का मतलब जो है संचित वर्णन कीजिए। तो आप लिख लोगे, लेकिन लिखने के बाद यही डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा 5 नंबर में, ठीक है। जिसमें कहता है देखो पहले जो है प्राप्रसु कोश का होती है, फिर प्राप्रसु कोश का कौन सी है, आपके मन में ये भी आएगा सवाल कि सर प्राप्रसु कोश का कौन सी है ना। प्राप्रसु कोश का बच्चों यहाँ पे ये एक सेल है जो इसको कहते हैं प्राप्रसु कोशिका। फिर यही प्राप्रसु कोशिका में 2 सेल बनती है और 2 सेल में एक प्राथमिक भित्ति कोशिका होती है, एक प्राथमिक लघु बीजाणु, लघु नहीं होगा, दीर्घ बीजाणु गुरु बीजाणु जनन होगा। फिर यही आगे चल करके मातृ कोशिका की तरह बिहेव करती है। इस वाले डायग्राम में मातृ कोशिका की बिहेव करके अर्धसूत्री करती, 4 सेल बनाती, 3 जिसमें डेड हो जाती, 1 बचती है और एक ही आगे बढ़ करके वो क्या करती है, भ्रूण कोश का निर्माण कर लेती है। सबसे बड़ी घटना यही है और इस डायग्राम आपको बताना पड़ेगा। स्क्रीनशॉट ले लेंगे प्यारे बच्चों। आगे चलते हैं हम लोग। लघु बीजाणु जनन, फिर वही छाया हुआ नाम लघु बीजाणु जनन, यानी हम कह सकते हैं ये कई बार पूछा गया है। और लघु बीजाणु जनन मैंने आपसे बताया कि 5 नंबर का पूछा जाता है और 7 मॉडल पेपर में किसी न किसी में जरूर संचित वर्णन करने के लिए बोला जाएगा। तो एक बात आप ध्यान से सुन लो, ध्यान से सुन लो बच्चों, ध्यान से सुन लो, ध्यान से सुन लो, सुनो ध्यान से दुनिया वालों, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक बात समझना है, किसी में पूछा ही जाएगा। तो चलिए, तो 7 पेपर बनेगा भाई साहब, किसी में पूछ लिया जाएगा तो तुम उस समय तो क्या करोगे, गड़बड़ हो जाएगा। तो इसीलिए आपको याद कर लेना। देखिए अब इसमें लघु बीजाणु जनन में आपको क्या करना है कि एक प्राप्रसु कोशिका होती है, मातृ कोशिका जो अर्धसूत्री करती है, अर्धसूत्री करके उसने क्या किया, अर्धसूत्री फर्स्ट सेकेंड, फिर 4 सेल बनाए, 4 सेल में ये बट करके
क्या बना लिया, तो यहाँ पे बनाएगा क्या भाई साहब, ये लघु बीजाणु जनन की मातृ कोशिका। ठीक है, अब अर्धसूत्री करके ये 4 सेल में बढ़ जाती है। ये डायग्राम आपको बना लेना है, एकदम से बना लेना, अपने दिमाग में बना लेना है। ठीक है, अपने कॉपी में बना लेना है, लेकिन बना लेना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है द्विबीजपत्री। ठीक है, 2 बीजपत्री का परिवर्धन, द्विबीजपत्री भ्रूण का परिवर्धन। अब इसमें देखो क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है कि द्विबीजपत्री के भ्रूण का विकास का संचित वर्णन कीजिए। तो ये आपको डायग्राम पर आना है और उसको बताना है। देखिए जाइगोट है, यहाँ पे पहला नंबर हम जाएंगे ना, तो यहाँ पे ये होगा जाइगोट, ये 2 नंबर। फिर इसमें डिवीजन होगा, 2 सेल बनेगी। ऊपर वाली क्या होगी, निलंबक कोशिका होगी, दूसरा भ्रूणी कोशिका। अब देखो निलंबक कोशिका ये दोनों बढ़ जाती है, फिर आगे चल करके ये निलंबक कोशिका बार बार डिवीजन करके जो है निलंबक बना लेती है, और नीचे जो है ग्लोब टाइप बन जाता है, और फिर बाद में ये भ्रूण वाली बटना प्रारंभ करती है नीचे वाली, और फिर ये कैसे बना लेती है, ऐसे हृदयाकार भ्रूण बन जाता है। ये बीजपत्र होता है। ठीक है, बीजपत्र होता है। और ये कैसे बनती है, यहाँ पे देखेंगे ये वाला, थोड़ा सा इसको मैं छोटा कर दिया कि एक बार में आपको दिखाई दे दे। तो ये वाला डायग्राम इसको ना बना के इसको बना लेंगे। अब एक बीजपत्र में क्या होता है, यानी बीज में क्या होता है, बीजपत्र होता है। इस वाले भाग को मूलांकुर कहते हैं, यहाँ वाले भाग को, और इसको परांकुर कहते हैं। मूलांकुर से जड़ निकलता है, परांकुर से मतलब तना निकलता है बीज के। हाँ चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक संकर का क्रॉस, भाई साहब देखो ये इसलिए मैंने बताया कि देखो ये संचित वर्णन करने वाले हैं। एक संकर का क्रॉस, एकदम स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फटाफट लेंगे स्क्रीनशॉट, ये वाला है, आराम से बन जाएगा। अब इसमें देखो कभी कभी द्विसंकर का क्रॉस समझने के लिए आता है, तो द्विसंकर का क्रॉस फटाक से स्क्रीनशॉट ले लेंगे। गोल और पीला के साथ, हरा और झुर्रीदार के साथ इसमें क्रॉस कराया, ये आया। और ये आपको नीचे F2 जनरेशन के लिए इसको बनाना होगा। और इसमें सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं प्यारे बच्चों, कि आपके लिए मैं बेहतरीन सा एक क्वेश्चन लाया, बहुत बेहतरीन सा। जैसे देखो यहाँ पे एक क्रॉस में कितना होता है, इसका F2 का रेशियो जो होगा 3:1 होता है। जबकि देखो जो है 2 क्रॉस का है, डाई हाइब्रिड का, इसका 2 रेशियो आपको याद होना चाहिए। देखो एक तो आपको रेशियो याद होना चाहिए इसका लक्षण प्रारूप यानी फिनोटाइप का 9:3:3:1। जबकि देखो जीनोटाइप का ये सब जो गोला में है ना, ये जीनोटाइप है, हाँ जीन का जोड़ी, तो इसका अनुपात ये है 1:2:2:4:1:2:2। ठीक है, ये आपको याद करना है। इसको याद करो चाहे ना करो, लेकिन ऊपर वाले जरूर याद करना। अगला है अपूर्ण प्रभाविता। भाई साहब कितनी बार पूछा गया अपूर्ण प्रभाविता। ठीक है, जब एक जीन दूसरे जीन पर दोनों रूप प्रबल नहीं हो पाते, अपूर्ण हो जाता है। तो जैसे गुलाबी पिंक वालों देखना ध्यान से, अपूर्ण प्रभाविता कई बार पूछा गया है। तो जैसे इसमें किसमें, इस स्नैपड्रैगन में ना, स्नैपड्रैगन का कई नाम है भैया। देखो 4 o'clock भी बोलते हैं, 4 बज गए क्या, 4 o'clock स्नैपड्रैगन। तो इस पे ये इसका रेशियो, अच्छा इसका रेशियो पूछता है भाई साहब, इसका अपूर्ण प्रभाविता का कभी कभी रेशियो पूछ भी लेता है। तो 1 नंबर के ये है, इसका आरेख आपको याद होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं। मानव में लिंग निर्धारण हजारों बार पूछा गया है। देख लो, देखो 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 देख लो भैया, देख लो इधर भैया, देख लो इधर। ठीक है ना, तुम्हारा ध्यान किधर है कि तेरा क्वेश्चन इधर है, यहाँ देख लो। ये कई बार पूछा गया, तो आरेख को तुरंत स्क्रीनशॉट लेंगे। ये देखो स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फटाफट इसको हल कर लेंगे। चलिए अच्छा भैया, अरे बाप रे कितनी बार आया रे सांबा, ए सांबा बताना ये कितनी बार आया है क्वेश्चन, कब आया है रे। हाँ सांबा बहुत बार आया, देखो कितनी बार आया। DNA की संरचना हजारों बार आया सांबा। चलो फिर इसको बना ही लेते हैं। 3 नंबर या तो 5 नंबर के क्वेश्चन में, और या तो केवल चित्र में आता है सांबा। देखो है ना बेटा, चलो बहुत सिंपल है, इसको बना लोगे।
सर थोड़ा कठिन है लेकिन इतना भी कठिन नहीं है, डीएनए की संरचना, है ना। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। न्यूक्लियोसोम, अरे सांबा ये भी क्वेश्चन 2017 में भेजा था क्या? हाँ, ये भी क्वेश्चन आया था। तो न्यूक्लियोसोम की संरचना, न्यूक्लियोसोम हम तब बताए थे, आपको याद होगा यदि। न्यूक्लियोसोम कब बनता है? जब डीएनए फिंगर प्रिंटिंग होता है। नहीं, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग नहीं होता है जी, सॉरी। ये कब होता है? डीएनए पैकेजिंग के समय होता है ना, डीएनए पैकेजिंग होता है तो ये बनता है न्यूक्लियोसोम, ठीक। अच्छा चलो, अच्छा इसमें हिस्टोन प्रोटीन होती है ना बच्चों। हिस्टोन प्रोटीन कितना होती है? सर 8 होती, 4 ना। ये देखो इसकी संरचना भी है। हिस्टोन प्रोटीन H1 होती है, पक्का। ये देखो H1 ऊपर है, ठीक। H2A, H2B, H2A, H2B, H3, H4 अष्टक बना लेती है। इसी को ये डीएनए ऐसे जाता बांध लेता है। अच्छा, इसको पूरा बांधने में इतने डीएनए में 200 बेस पेयर की आवश्यकता होती है बच्चों, ये भी तुमसे पूछ सकता है। आगे चलते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आया जिसको कहते हैं प्रतिरक्षी अणु की संरचना, है ना। प्रतिरक्षी प्रोटीन की संरचना, ये देखो सांबा कितनी बार पूछा गया। अरे सांबा ये बताओ ना, आपकी बारी क्वेश्चन आएगा। बस बस सबकी बार तो मेला आएगा, अब मेला में होगा खेला, समझ आए, ये क्वेश्चन आएगा। तो इसमें देखो, इसमें पिछली बार क्या पूछा था, 1 नंबर के यार, कितनी कह रहा कि प्रतिरक्षी प्रोटीन में कितने श्रृंखला है, तो कितने हैं? 4। देखो 1 2 बड़ी है ना, एक ये और 1 2 ना, देखो तो 2 4, 2 छोटी 2 बड़ी, ये इसका सीट होता है, प्रतिजन सीट होता है, सल्फाइड बांड के द्वारा जुड़ा होता है। एकदम सिंपल है, पक्का। बोलो बच्चों, बोलो 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 बोलो। तो इसको बना लोगे? एकदम से बना लेंगे सर, एकदम से बना लेंगे सर। अब देखो, इतना डायग्राम जितना भी बताया गया है उतना डायग्राम आपको सोचना है, उतने डायग्राम से जितना बताएगा उतने ही डायग्राम से आएगा क्वेश्चन, उससे ज़्यादा कभी नहीं आ सकता है। ये आप एकदम से 100% लिख ही लो, अपने दिमाग में बैठा लो, अपने दिमाग में बैठा लो। इतने डायग्राम को एक बार आप घर में रफ में बना करके देखाओ और फिर यही डायग्राम आने वाला है, ठीक है। तो चलते हैं फिर एक नए क्लास में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए, आसपास को आप ख्याल रखिए। लव यू, गुड नाइट, गॉड ब्लेस। हंसते रहो, पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो सभी प्यारे बच्चों। फिर मिलेंगे, टाटा बाय बाय, हमारी तरफ से और हमारे इस चैनल के परिवार की तरफ से। लव यू सभी को।